नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई टॉपिक में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। इतने बेहतरीन कि मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 100% आपको बता दूं कि कम से कम 2 क्वेश्चन आपके तो सिर्फ ओमार वाले क्वेश्चन यानी 1 से 20 क्वेश्चन जो नंबरिंग होता है उसमें कम से कम आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाइयों। और वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने मैं लाऊंगा मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम में ही है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बस करना क्या है, इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है, पूरी टॉपिक को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए आज की नई टॉपिक आपके सामने क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, द्विघात समीकरण में हमको पढ़ना क्या है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं दोस्त, सबसे बड़ी बात यह होती है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण का हम पहचान कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। अगर ये 3 टॉपिक अगर आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन जो 3 मैं बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन आते हैं और इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता तो इसका मतलब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से आप पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होता है। तो इससे पहले अभी हमने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल्स, यानी अगर मैंने आपको बता दूं तो बहुपद मैंने आपको बताया। और बहुपद मैंने जब आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में सिर्फ इक्वल का सिंबल लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे तो मानक, मानक क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, यानी मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिससे हम किसी भी इक्वेशन को देख के बता सके कि भाई ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस रूप का कोई भी इक्वेशन आपको दिख जाए तो वह इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जहां पर ए, बी और सी ये क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, एक रियल नंबर है। अगर हम कह दें तो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, जबकि कभी भी ए का मान 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ए का मान 0 नहीं होगा, यानी ए कामा बी और सी ये सभी के सभी आपके क्या है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है, जबकि ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद अगर हम आपसे कह दिए कि भाई पहला जवाब आपका मिला, बिल्कुल मिला, कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, तो जो भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का होगा तो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। पहला पॉइंट आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी इसी पे करा दूं तुरंत का तुरंत, कैसे मैं पहचान सकूंगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है मेरे भाई, बुक के जरिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। कह रहा है क्या एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 3, क्या यह द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, द्विघात समीकरण है या नहीं। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, यह है x एंड 2x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको बताना मेरे भाइयों कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मेरे दोस्त, ऐसे समीकरण को हम कैसे पहचान पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे, जब ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो दिया है ये किस रूप का हो जाए, इस तरह का हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 का, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 3। ठीक है मेरे भाई, अब अगर आपको ध्यान हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले आप ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। बिल्कुल ये a है और ये b है, a का मतलब x हो गया तो x का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह x और b की जगह पे 2, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हम 4 लिख देते हैं भैया, और प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 दूना माइनस 4x, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब ये टर्म इधर लाएंगे तो माइनस 2x, और ये प्लस इधर 3 आएगा तो माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस को जोड़ लिया जाता है, और 5 प्लस में माइनस 3 में तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और इक्वल क्या हो जाएगा 0।
क्या यह समीकरण जो आपका है क्या हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0 के रूप का है कि नहीं? के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, होगा नहीं डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण है क्योंकि क्लियर हो। ऐसे कितने भाई हैं जिनको ये चीज समझ में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके सामने रखा हुआ है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल एक्स प्लस 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 मल्टीपल में। दोस्तों अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये ब्रैकेट के यहाँ पर मल्टीपल है, इसका मल्टीपल इसके साथ, तो x में x का गुणा होता है मेरे भाई तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का 1 में होगा तो x 1 जा x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 8 इक्वल क्या हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको हम कहते हैं क्या मेरे भाई वर्गांतर कहते हैं। क्या कहते हैं वर्गांतर, यानी ये पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको एक फार्मूला मालूम होगा a प्लस बी एक में और a माइनस बी एक में, इस तरह से कोई भी टर्म लिखा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर यानी पहले का मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ एक चीज और आपको सिखाना चाहूँ, अगर बराबर का सिंबल लगा यानी इक्वल का सिंबल है और उसके पहले इधर एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए प्लस सिंबल के साथ है, यानी हूबहू जैसा का तैसा लिखा हुआ अगर आपको दूसरे साइड में दिख रहा तो आप बिल्कुल इसको काट सकते हैं। तो बचा कितना x, इस 4 को इधर लाएंगे तो 8 प्लस 4 हो जाएगा और इक्वल 0, x प्लस 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल 0। क्या मेरे दोस्त ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है? बोलिए बिल्कुल नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। बिल्कुल बड़े इत्मीनान से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे होंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि आपको इतने बेहतरीन तरीके से कभी भी नहीं समझ में आया होगा जितने अच्छे से आज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप सीखे हैं कि द्विघात समीकरण का पहचान कैसे किया जाए, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है मेरे भाई, अब हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका दूसरा स्टेप होता है द्विघात समीकरण को हल करने का। या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से यहाँ पर क्वेश्चन आता है मेरे भैया, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। मतलब आपने अभी अभी कहा कि द्विघात समीकरण का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। रूट का मतलब होता है मेरे भाई, अगर हम कहें आपसे तो रूट्स, रूट्स का मतलब अगर हम कहें तो मूल, इसी को हम लोग हल भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसी को हम लोग मूल कह सकते हैं, इसी को इंग्लिश में हम रूट्स भी कहते हैं और इसी को हम लोग हल भी कहते हैं। मेरे दोस्त अगर हम कहें तो मूल कितने होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो मैं अगर आपसे कह दूं तो मूलों की संख्या यानी मूल जो होंगे इसके 2 होंगे। अब ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, वो भी मैं आपको बता चुका हूं किसमें, पॉलिनोमियल्स में, जब मैंने बताया था कि शून्य किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको फिर से रिटर्न कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे बहुपद यानी इस पूरे इक्वेशन की, इस पूरे इक्वेशन की जो घात है वो कितनी घात है 2। जब जितनी घात का इक्वेशन होगा वो उसके उतने रूट्स निकलेंगे मेरे भाई, ये आप समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया पहचाने के कि इसके कितने रूट्स होंगे। आपके सामने ऐसे कोई दे दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, आपसे कोई कह दे कि इस इक्वेशन का रूट कितने होंगे, रूट भी मैं बताऊंगा कि रूट होता क्या आपके दिमाग में चल रहा मैं बताऊंगा इसके, यानी कि इस पूरे बहुपद का अगर यहाँ पर ऐसे टच करके इनको ढक दें तो ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल है। ये कितने घात का पॉलिनोमियल है, 3 घात का, यानी ये इक्वेशन हमारा जो है त्रिघात समीकरण है। तो इसके जितने मैक्सिमम घात होगा उसके उतने रूट्स होंगे। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आपको मैं बता रहा हूं कि रूट्स क्या है, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये मूल क्या है। शून्य को मूल बिल्कुल एक ही तरह होते हैं, बस वो पॉलिनोमियल्स में होते हैं और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े। तो मूल का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि ये जो यक्स है, ये जो आपको यक्स दिख रहा है, ये जो आपको यक्स दिख रहा है,
अर्थात ये पूरा इक्वेशन जो आपके सामने दिख रहा है, इस पूरे इक्वेशन में आई हुई x का कोई ऐसा मान होगा जिसको रखने से ये पूरा का पूरा मान जो बाएं पक्ष में आएगा वो दाएं पक्ष के मान के बराबर होगा। यानी अगर दाएं साइड में यानी राइट इन में अगर आपको राइट साइड में अगर आपको क्या मिल रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड में भी आपको क्या मिलना चाहिए 0। जैसे सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं 4x² माइनस 12x और प्लस 9 इक्वल 0। ठीक, अब यहां पर करना क्या मेरे भाई कि x का ऐसा कोई मान रखो जिससे ये पूरा का पूरा वैल्यू संतुष्ट होकर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आप अब x का वैल्यू जब आप रखना शुरू करेंगे तो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 4 और 12, 12 में से यानी 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 1, यानी 0 नहीं है। तो हमने आपसे क्या कहा भाई कि ये जो x के मान होंगे वो क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से संतुष्ट कर दें। ऐसा कोई x यानी रूट, मगर मूल की बात करें तो लिखते हैं ऐसा x का मान, ऐसा x का मान, ऐसा x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करता हो उसे मूल कहते हैं, उसे मूल कहते हैं भैया, उसे रूट्स कहते हैं, उसे मूल कहते हैं, उसे रूट्स कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि मूल किसे कहते हैं, ऐसा x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे मूल या रूट्स कहते हैं या हल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यही चीज मूल या रूट्स को हम फाइंड कैसे करेंगे, यानी अगर किसी रूट्स को किसी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे मैंने आपके सामने रखा, तो इस अब यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, बहुत से इसके मान आप ढूंढना शुरू करेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -3 रखेंगे। तो मेरे भाई ऐसे आप ना करें, अंदाज में ना करें, इसका फिक्स आंसर निकालने का अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूं और ये क्वेश्चन 2012 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 में x का मान क्या है। तो मेरे दोस्तों, जब इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप तुरंत बता सकते हैं, संतुष्ट करा सकते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि x का मान है या नहीं, ऐसे आपके साइड में कहीं दे देगा, ऐसे कमा करके x बराबर इतना, x बराबर इतना। तो जो मैं आपको साइड में कह रहा हूं ऐसे ये ऑप्शन दे दे रहा कि मतलब 3x इस समीकरण का मान है कि नहीं, 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं, 2/3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं, 3/2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। जो मान समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो इसको चेक करते हैं, यानी 4 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 और प्लस 9 इक्वल 0। 3 3 का 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस 12 36 और प्लस 9। भाई ये दोनों तो प्लस माइनस कट के 0 और ये 9 इक्वल 0। क्या 9 और 0 यानी दोनों साइडें आपस में इक्वल आई? नहीं आई, यानी x का ये मान नहीं हो सकता। 2 रखेंगे, 4 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणे 2 और प्लस 9 इक्वल 0। 2 दूना 4 चौक के 16 और 12 दूना 24 और प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पर आप करेंगे तो 16 9 25 प्लस में और माइनस 24 इक्वल 0, यानी 1 बचेगा और 1 इक्वल 0। ये भी नहीं, क्या बायां और दाएं बराबर आया? नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं हो सकता। चलिए हाँ भाई, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, तुक्का मारने का काम नहीं। अब ये 2/3 रखेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 12 गुणे 2/3 और प्लस 9। देखिए 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 चौक के 12 क्योंकि बटे था और फिर गुणा करके 12 था, तो 3 चौक के 12, 4 दूना 8 और माइनस 9। ठीक है मेरे भाई, प्लस 9 सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 चौक के 16 और बटे 9। ठीक, अब ये 9 में से 8 चला जाएगा, प्लस देखो ये दोनों पूर्णांक है तो 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 प्लस में 9 करने 9। अब यहाँ पर आपको आना चाहिए क्या? 0 लेना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 9 करने 9, 16 9 25, 25 बटे 9 इक्वल 0। 9 का गुणा कर देंगे तो 25 इक्वल 0। क्या फिर से बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। चलिए अब 3/2 रख के देख लेते हैं भाई। ये हो गया 4 और 3/2 का होल स्क्वायर
-12 गुणे 3/2 और प्लस 9 इक्वल 0। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 4 गुणे 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4 माइनस 6 त्रिक 18 और प्लस 9 इक्वल 0। ये इससे कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, ये प्लस में 9 और माइनस 18 बराबर 0। 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, माइनस 9 18 इक्वल 0। 18 से 18 कट जाएगा तो 0 और इक्वल 0। क्या मेरे भाई आया? क्या मेरे दोस्त आया? दोनों साइडें इक्वल आ गई। जिस मान से दोनों साइडें, जिस x के मान से दोनों साइडें 0 हुई, यानी दोनों साइडें संतुष्ट हो गई, इसका मतलब वही हमारा क्या भैया सॉल्यूशन है, यानी 3/2 इस समीकरण का हल है या कहीं x का मान है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, ये भी मैंने करा दिया। अब चलते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पर। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, इसको आप लोग अभी से इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। यह आपके 1 नंबर वाले में यानी OMR में पूछा गया। मेरे दोस्तों, जो व्यक्ति ऐसे, मेरे भाइयों, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओमार भरना नहीं जानते हैं, उनको ऑलरेडी मैं ओमार आर के वर्मा लिख देंगे तो आ जाएगा वीडियो, और उसको देख के आप ओमार भरने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए, यह समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल 0 का एक मूल यानी एक हल x बराबर 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। दोस्तों, a प्रश्न में होगा तो a का मान, p होगा तो p का मान, k होगा तो k का मान, m होगा तो m का मान, ऐसे आपके सामने पूछता है। तो मेरे भाई, अगर मैं कह देता हूं क्या x बराबर 2, समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2 बराबर 0 में रखने पर, 2a बराबर 0 में रखने पर, तो जब रखने की बात हुई तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3a गुणे 2 माइनस 2a इक्वल 0, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6a और माइनस 2a इक्वल 0। भाई मेरे 6a में से 2a चला जाएगा तो 4a बचेगा, और इस 4 को माइनस इधर भेजूंगा, माइनस 4 ही आ जाएगा, a बराबर -4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, -1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। बस काम एकदम क्लियर हो गया। 4 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, दोहराएं और बेहतरीन तरीके से आप जुड़े रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, कितनी विधियों से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए, एक होता है कि मिश्र समीकरण होता है। मिश्र समीकरण को हम गुणनखंड विधि भी लेते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर भी सॉल्व करते हैं, और सूत्र द्वारा भी हल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 2 विधि। ठीक है, इसलिए 2 विधि क्योंकि आपके लिए, चलिए मैं लिखता हूं, पहले ध्यान दीजिए। देखिए, पहला तो होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। अक्सर आपको इसी विधि से ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा आपका जो बताया जा रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा आपको होता है सूत्र विधि यानी फार्मूला मेथड। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं तो 2025 के पेपर के लिए ये पूर्ण वर्ग विधि हट गया है मेरे दोस्तों, इसको निकाल दिया गया है। यानी एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार इस वाली टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तो हमको पढ़ना है सिर्फ गुणनखंड विधि और क्या, सूत्र विधि। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरे भाइयों गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने समीकरण होता है, यानी इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये आपके सामने इक्वेशन होता है। ध्यान देना मेरे दोस्तों कि ये होता है आपका अचर पद, आपको ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। और ये होता है द्विघात पद। अगर हम कहें तो ये आपका क्या है, द्विघात पद। ये द्विघात पद का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिस पर 2 घात लगा हो वो वाला पद, और जो अचर पद हो वो वाला पद, इन दोनों को अलग कर दिए। फिर जो x का एक घात वाला, यानी एक घात वाला पद हो, उसी को आप ब्रेक कीजिए। क्या कीजिए? इसी को तोड़िए, यानी तोड़ने का काम करना है। तोड़ के इसको आपको 4 पार्टों में बनाना है। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में बनाना है, यानी 4 पदों में बनाना है। चलिए, ये आपका इक्वेशन 0, इसको मैं बना दे रहा हूं, यानी 4 पदों में। ये तो जैसा का तैसा,
इसी बीच वाले को, यानी ये वाला जो बीच वाला है मध्य वाला, इसी मध्य पद को दो अलग अलग पार्टों में तोड़ना, और उसके बाद ये आपका सी वाला पार्ट जो रहेगा ये वाला, ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो होता है, ये बीच वाले मध्य भाग को बांटने का जो काम किया जाता है, यानी मिडिल पार्ट को हम जो लोग जो डिवाइड करते हैं, यानी पार्टों में इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो यही मेथड हमारा गुणनखंड मेथड में ले जाएगा, यही हमारा गुणनखंड मेथड कहलाता है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं, और दो दो का पेयर बनाने के बाद ये चेक करते हैं कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। अगर इसमें से कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और जो इसमें शेष राशि बची होती है उसको हम इसमें लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस हो या माइनस वही हम आगे लगा देंगे। फिर देखेंगे कि इन दोनों में से कोई कॉमन टर्म है तो उस कॉमन टर्म को हम बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद फिर जो भी बचेगा उसको यहाँ लिख लेंगे। ध्यान देना है, अगर आपने इस बीच वाले को सही तरीके से तोड़ा है तो जो फैक्टर ये वाला ब्रैकेट में आएगा सेम वही यहां पर भी आएगा, ये बात ध्यान दीजिए। अगर आपका सेम मिलता है तो इन दोनों को आप एक में लिखेंगे, यानी इन दोनों को खींच के बाहर करेंगे, तो ये दोनों खींच के बाहर होने के बाद यहां से ये बचाएंगे और यहां से ये, यानी अगर हम आपसे कहें तो कुछ ऐसे ब्रैकेट बना के और प्लस माइनस जो भी प्लस हो या माइनस हो उसको इस तरह से आप लिख लेंगे। कहेंगे सर ये सब आप क्या बना दिए, मेरे दोस्त सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लाते तब मैं आपको समझाता हूं कि आप वास्तव में ये क्या समझ लिए क्या नहीं समझे, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो दोस्तों देखिए आपके सामने गुणनखंड मेथड से हम लोगों को क्या करना, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं, जबकि ये क्वेश्चन आपके सामने जो है 2016 में आया हुआ है, ये 2019 में आया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x² - 4x - 4 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। पहला भी बताऊंगा दूसरा भी बताऊंगा, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि करड़ी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये द्विघात समीकरण में वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और बहुत इत्मीनान से समझिएगा, नजर नहीं हटनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा इसी वजह से। 3x² - 4x - 4 = 0। देखिए जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा पूरे जीवन, अभी तक आपने गुणनखंड में कुछ नहीं सीखा, लेकिन इसके बाद आपको कभी भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आपने सीख भी लिया तो जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहले टर्म को देखना है और ये लास्ट अचर पद को। क्या x² का कोई कोफिशिएंट है, x² का कोई गुणांक आया है? बिल्कुल सर आया हुआ है, 3 है। तो इस 3 का इसमें पहले गुणा कराइए, तो जब 3 का आप 4 में गुणा कराएंगे तो 3 चौक के 12, मतलब आपको अब इमेजिन करनी है, अपने दिमाग में मानना है कि ये 4 ना होके ये कितना है भाई, 12 है। कितना है दोस्त, 12 है, 4 ना होके 12 है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है मेरे भाई, अब ध्यान देना है कि ये जो 12 आया है, दो संख्या का गुणा कर दो, यानी दो नंबर मिल जाए, एक का नाम n1 हमने कर दिया और एक का नाम n2, दो संख्याओं का गुणा कीजिए कि 12 हो जाए, और ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा सिंबल है मेरे भाई, माइनस का, उन्हें दोनों को घटा भी दीजिए, और घटाने के बाद कौन सी संख्या मिल जानी चाहिए, ये वाली संख्या x, यानी बीच वाला टर्म मिलना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है कि दो संख्या का गुणा करे 12 और दोनों को घटाने से आ जाए 4, तो आप ये चेक करो कि 12 किस में आता है, 2 4 आप करोगे ना ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो 12 गुणे 1 करने पर 12 होता है, 6 गुणे 2 करने पर भी 12 होता है, 4 गुणे 3 करने पर भी 12 होता है। अब ये मत कहना सर 3 गुणे 4, भाई मेरे दोनों एक ही चीज है, ठीक है। क्या 12 में से 1 आप घटाएंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया। क्या 4 में से 3 घटाएंगे आपका 4 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 6 में से 2 आप घटाएंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल सही, यानी यही पेयर सिर्फ हमारे काम का है, बाकी और कोई पेयर हमारे काम का नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब करना क्या है सर, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। 3x² जैसा का तैसा लिखेंगे, सिंबल के साथ माइनस था तो माइनस, इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, दो संख्याओं में तोड़ना है, 6 और 2, यानी 6 में से 2 को घटाएंगे और -4 = 0। अब ये मत कहना सर आपने 12 लिखा था, हमने कहा इमेजिन करनी है, सिर्फ माननी है आपको, क्या करने के लिए कि बीच वाला जो पार्ट है उसको मिडिल वाले पार्ट को दो भागों में क्या करना है, बांटना है। अब ये हो जाएगा 3x², ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है और यहाँ गुणा का सिंबल होता है,
इस यक्स का 6 में गुणा होगा, 6 के आगे कोई सिंबल नहीं दिखता तो प्लस माना जाता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 6 करने 6 यक्स। फिर इस यक्स का 2 में गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 2 करने 2 यक्स और माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी अभी हमने आपको जो ऐसे गोल गोल के बना के हमने आपको समझाया था, तो उसी गोल गोल में बनाने का तरीका यही था कि अब हम दो दो का पेयर बना लेंगे। ध्यान देना है क्या नंबर और नंबर दोनों ऐसा कॉमन हो रहे हैं कि 3 करने 3 दूना 6 यानी 3 मिल गया, और यक्स यक्स दोनों में है, यानी यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, इसका मतलब 1 घात हम बाहर कर सकते हैं। 3 करने 3 हो जाएगा, और x का 2 पार्ट था, यानी 2 यानी x गुणे x था, x स्क्वायर का मतलब x गुणे x, अगर एक x चला गया तो एक ही x बच गया। अब इस 3 से इस 6 में डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, और x चले ही गया तो खत्म है कहानी उसका। फिर प्लस है, देखो यहाँ प्लस था तो वही प्लस हमने नोट कर लिया, माइनस होता तो माइनस नोट करता। अब 2 और 2 दूना 4 यानी 2 मिल गया, और जब 2 हमने बाहर किया तो x बचा, और ये जो प्लस है इस माइनस को माइनस कर देगा, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में हम प्लस से डिवाइड करेंगे तो वो हमें माइनस का रिजल्ट देता है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 मिला और इक्वल 0। हमने आपसे यही कहा था कि अगर आपने सही कॉमन किया है तो ये दोनों ब्रैकेट में जो संख्याएं आएंगी यानी फैक्टर जो आएगा वो दोनों सेम आएगा। अब जब सेम आ रहा है तो इनको जिस तरह से रस्सी से हमने बांधा, खींच के बाहर करेंगे तो x माइनस 2 ऐसे बाहर हो गया। जब ये बाहर हुआ तो किसको छोड़ गया, 3x को छोड़ गया, और ये किसको छोड़ गया, +2 को इक्वल 0। अब यही गुणनखंड हो गया मेरे भाई, यही गुणनखंड हो गया, यानी एक गुणनखंड x माइनस 2 हुआ और दूसरा गुणनखंड 3x + 2 हुआ। किसका भैया, इसका। अब आपको करना क्या है, यदि लिखेंगे, यदि x माइनस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2x का 1 माना गया। दूसरा और यदि कहेंगे मेरे भाई, कहेंगे और यदि क्या कि 3x + 2 इक्वल 0, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, -2, और x इक्वल -2/3। अगर मेरे दोस्त नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। फिर हमको लग रहा है दिख रहा है कृष्णा। चलिए, तो अब लिखेंगे अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, x का पहला वैल्यू -2 और दूसरा वैल्यू -2/3। अगर यही आया, नहीं +2 आया, +2 लिखेंगे, ठीक। और यही आपका आंसर हो जाएगा लास्ट का। बस ऐसे ही आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन को भी तुरंत उठा लेते हैं आपके सामने ताकि फटाफट हो जाए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये चीजें पहुंच जाएं। और हमें तो पूरी तरह से लगता है कि इतना डीपली और इतने अच्छे तरीके से शायद आपको कोई पढ़ाया हो, तो शायद मुझे नहीं लगता, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी स्पीड के साथ चलेंगे। 3x² - 2 करड़ी में 6 और प्लस x + 2 इक्वल 0। फिर वही काम करना है कि 3 दूना 6। थोड़ा सा इसमें समझने की बात है क्योंकि आपकी परेशानी करड़ी से। इसको हमने यहाँ पर गुणा कराया 3 दूना 6, यानी इमेजिन किया कि 6 हो गया। दो संख्या का गुणा करना है कि 6 तो हो जाए, यानी दो संख्या n1 एंड n2 दोनों का गुणा करना है कि 6 हो जाए। और ध्यान देना ये प्लस है, दोनों को जोड़ देना है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 2 करड़ी में 6। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, 6 है और 6 करड़ी में भी है, तो आपको बहुत पहले से समझाया गया होगा। जब आपको 9th में करड़ी चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो वहां पर बताया होगा कि अगर लाइक शर्ट्स हो, यानी सजातीय करड़ी हो, तो दो सजातीय करड़ी का गुणा करने पर करड़ी हट जाता है, केवल और केवल नंबर लिखा जाता है। बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब दो संख्याएं कौन कौन हुई, करड़ी 6 और करड़ी 6 का गुणा करने पर ही 6 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 को जोड़ें तो एक गुणांक यानी लाइक करड़ी का सजातीय करड़ी को जोड़ते हैं तो उनके गुणांकों को जोड़ लिया जाता है, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा मैटर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने आया 3x² - x। इस 2 करड़ी में 6 को लिख सकता हूँ, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, करड़ी में 6 और प्लस करड़ी में 6 + 2 = 0। अब ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस और प्लस माइनस करड़ी में 6x, फिर माइनस और प्लस माइनस करड़ी में 6x और +2 = 0। दो दो का हम पेयर बनाएंगे मेरे दोस्तों, पेयर भी बन गया। देखेंगे कि पहले वाले में क्या कॉमन हो रहा है। भाई x तो कॉमन हो रहा है, लेकिन आपके नजर में हो गया
3, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाऊँ। ये 3x स्क्वायर माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x और प्लस 2 इक्वल 0। हमने कहा दो दो का पेयर आपने बना लिया। आपकी इच्छा हुई सर ये तो कॉमन हो गया x। आपने कहा सर 3 करने 3, 3 दूना 6, बड़ी मार पड़ेगी भाई। ये तब होता ये अपने आप में पेयर यानी ये अपने आप में प्रमेय संख्या और ये अपने आप में अप्रमेय संख्या है। तो जब प्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन आपको कंप्लीटली नहीं डिवाइड होगा। तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, एक स्टेप और एक्स्ट्रा चलेंगे, अभी पेयर नहीं बनाएंगे। देखिए इस 3 को लिख सकता हूं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और एक्स स्क्वायर माइनस इस 6 को लिख सकता हूं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 और एक्स बिल्कुल लिख सकता हूं माइनस इसको लिख सकता हूं फिर से करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 एक्स और प्लस इस 2 को लिख सकता हूं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 इक्वल 0। दिख रहा है कृष्णा? चलिए अब यहां पर हम पेयर बना लेंगे। देखो पेयर बनाया, क्या मिल रहा है? करड़ी में 3 मिल रहा है और एक एक एक्स मिल रहा है, करड़ी में 3 और एक्स कॉमन, तो बचा क्या? एक करड़ी में 3 बचा, एक एक्स बचा, माइनस करड़ी में 3 एक्स चला गया तो करड़ी में 2 बचा। यहां देखेंगे क्या मिला? करड़ी में 2 मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ करड़ी में 2, लेकिन चिन्ह के साथ चिन्ह माइनस, भैया माइनस चला गया, करड़ी 2 चला गया तो क्या बचा? करड़ी में 3 एक्स। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस, करड़ी 2 चल गया तो करड़ी 2 इक्वल 0। अगर आपने सही कॉमन किया है तो ये दोनों ब्रैकेट के नंबर वैल्यू जो आएंगे सेम टू सेम आएंगे। अब आपको देखने को मिल रहा है कि फिर से मैंने एक इसको कट्टी यानी कि अगर इसको हम कहें तो एक कील की तरह एक धागे में, अगर मैं कहूं तो इसको एक धागे में बांध लिया और धागे से इसको बाहर करूंगा तो करड़ी में 3x और करड़ी में 2 ऐसे, और जो बचेगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। फिर आप कहेंगे यदि पहला गुणनखंड करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 इक्वल 0, करड़ी में 3x माइनस था तो ये इधर आएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा, तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा? करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं होल करड़ी 2 बटे 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा गुणनखंड भी सेम है तो इसीलिए इसको भी 2 करड़ी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, समुच्चय हल समुच्चय हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, तो इतना टॉपिक आपका क्लियर हुआ। द्विघात समीकरण में इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया, गुणनखंड विधि से मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। ठीक है मेरे भाइयों, देखिए ज्यादा लॉन्ग खींचना अच्छा नहीं है। अब इसके बाद एक वीडियो और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में सब खत्म कर दें, क्योंकि सूत्र विधि बचा हुआ है और कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं। अगर हो सकता तो द्विघात समीकरण में 3 वीडियो हो सकता है, लेकिन 2 तो कम से कम होंगे, हो सकता है 3 हो जाए। तो भैया आपको करना क्या, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, लोगों तक पहुंचा दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ जो अभी तक पढ़े नहीं, मैथ उनका तैयार नहीं। मैं गारंटी बता रहा हूं कि मैथ में बहुत अच्छा नंबर आ पाएंगे, ये हमारी खुद की एक्सपीरियंस, हमारी खुद की गारंटी है। ठीक है मेरे भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।